इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM गोल्ड और ये समय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात का। कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें हम बात करते हैं कृषि से संबंधित विषयों की। और इस विषय पर बात करने के लिए हर कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं एक विषय विशेषज्ञ, जो उस पर्टिकुलर विषय की विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं ज्योत्सना और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी निरंकार। नमस्कार ज्योत्सना जी। और मैं बता दूं कि आज का हमारा विषय है सूक्ष्म सिंचाई द्वारा गर्मियों में पानी की बचत। और इस विषय पर आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर नीलम पटेल को, जो कृषि वैज्ञानिक हैं नीति आयोग नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। ज्योत्सना जी, जैसे कि हमारे देश में, क्या पूरे ब्रह्मांड में देखे तो पानी तो 2/3 भाग पर है, लेकिन जब हम पीने के पानी या सिंचाई के पानी की बात करते हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम है। और बदलते हुए समय का जिस तरह का परिवेश चल रहा है, उसमें हम जितना ज्यादा ये नेचुरल सोर्सेज जितने हैं उनको हम जितना कम से कम इस्तेमाल करें या कम में हम गुजारा कर लें, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को सुविधा मिल सकेगी। यानी जो पानी भी एक ऐसा ही सोर्स है जिसको जितना हम संभाल के इस्तेमाल करें, वो उतना ज्यादा हमारे लिए सहयोगी बना रहेगा बहुत लंबे समय तक। बिल्कुल सही बात है। और सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो इसका किफायत से कैसे इस्तेमाल करें, इसी विषय पर डॉक्टर साहब से हम जानकारी चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। और खासतौर से अब जबकि गर्मियों का समय पीक पर लगभग पहुंच चुका है संपूर्ण उत्तर भारत में, इस समय पर जब सिंचाई की व्यवस्था होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है खेतों में, ऐसी समय पर हमारा ये विषय सूक्ष्म सिंचाई द्वारा गर्मियों में पानी की बचत, ये आज का हमारा विषय है। और हमारा फोन इन कार्यक्रम है, ये 3:40 तक हमारी फोन लाइन खुली हुई है। आप विषय से संबंधित किसी भी प्रश्न का स्वागत है। और इसके लिए फोन नंबर है हमारा 23421081, यानी 23421081, और STD कोड है 011 जी। तो डॉक्टर साहब, अब मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जैसा कि सूक्ष्म सिंचाई की हम बात करते हैं कि पानी की बचत हो, तो इस प्रकार की सिंचाई को हम किन किन फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं? नमस्कार आप सबको, दर्शकों को जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। पहले तो मैं एक थोड़ा सुधार करना चाहूँगी कि मैं वरिष्ठ सलाहकार हूँ नीति आयोग में, वैज्ञानिक नहीं हूँ। क्योंकि नीति आयोग में वैज्ञानिक नहीं होते हैं, तो सलाहकार होते हैं या वरिष्ठ सलाहकार होते हैं। दूसरा है कि आज जो आपने एक विषय चुना है चर्चा के लिए, सूक्ष्म सिंचाई, तो आपने कहा कि फसलों किन किन फसलों में लग सकता है और किन किन फसलों में नहीं लग सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास सूक्ष्म सिंचाई की सारी तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनको ज़्यादातर फसलों में प्रयोग किया जा सकता है। बस आपको चुनना ये है किसान भाइयों, जो हमारे दर्शक हैं उनको, कि आपकी अपनी फसल के अनुसार ही उसका चुनाव करें, जिससे कि आपको फायदा मिले। अब ये समझना होगा कि सूक्ष्म सिंचाई के कितने तरह के तरीके हैं। अगर आप देखते हैं, एक होता है फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन। एक फव्वारा में भी बहुत बड़ा फव्वारा एक आता है जिसको कहते हैं रेन गन, बहुत बड़ा, कि 1 एकड़ में आपने इस कोने पे खड़ा कर दिया और 1 एकड़ में एक साथ सिंचाई हो गई, यानी दूर तक वो पानी फेंक सकता है। बिल्कुल दूर तक पानी फेंक सकता है, और एक कोने पे कर दीजिए। दूसरा है कि अब आपको तीसरा तरीका है जो बूंद बूंद सिंचाई, जिसको ड्रिप सिंचाई कहते हैं। जी। डॉक्टर साहिब, हम माफी चाहते हैं, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम उनकी बात सुन लेते हैं। फोन कट गया जी। उम्मीद है हमारे जो श्रोता हमसे संपर्क दोबारा से करना चाहते हैं, जरूर दोबारा कोशिश करेंगे। हाँ, तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो हमारे पास ये तरह के सूक्ष्म सिंचाई के अनेक तरह के जो तंत्र उपलब्ध है, उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। और उनका सबका अपना लाभ है और उनका, लेकिन जब हम विभिन्न फसलों में चुनाव करेंगे तो उनका डिजाइन का तरीका अलग हो जाता है, उनकी कीमत अलग हो जाती है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि हम सूक्ष्म सिंचाई की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश का कृषि एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, कृषि प्रधान देश है। 50% आबादी हमारे साथ कृषि और उनके संबंधित क्षेत्रों से संबद्ध रहती है। अगर हमें जो ये हमारे कृषि है, जितना हमारे पास अपने देश में उपलब्ध जल संसाधन हैं, उन उपलब्ध जल संसाधनों का 90% प्रयोग सिर्फ खेती में होता है। लेकिन अगर खेती में इस जल के प्रयोग की दक्षता की बात करें कि किस तरह प्रयोग होता है, तो ये समझ लीजिए कि 2/3 हमारा व्यर्थ चला जाता है, सिर्फ 1/3 हमारी फसलें इसका प्रयोग कर पाती हैं।
तो एक तो हो गया कि अपने देश में हम 90% प्रयोग कर रहे हैं जल का खेती में। फिर दूसरा है कि हम इसको 2/3 लगभग व्यर्थ जाने देते हैं, यानी खुली जो जो नालियों खुलाई में हुई सिंचाई करते हैं। जो हमारी परंपरागत तरीके थे अपने गांव में, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे घर में जो प्रयोग होते थे। तो हुआ क्या कि ठीक है हम करते रहे, लेकिन अभी ये समय है, आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो गर्मी बढ़ रही है, तो हमारी जो फसलें हैं उन फसलों की जो जल की आवश्यकता है उसको भी बढ़ा रहे हैं। और हमारे किसान जहाँ पर एक फसल होती थी वहाँ पर 2-2, 3-3 फसलें भी लेने लगे हैं। तो इस तरह से हमारा जो टोटल खेती में जो जल का प्रयोग है ये कम नहीं होना है, ये बढ़ते ही जाना है। तो लेकिन ये तो उपलब्ध होगा नहीं आपके पास, तो अब क्या तरीका ढूंढा जाए? तो तरीका ये ढूंढा जाए कि जो 2/3 हमारा व्यर्थ चला जाता है, जो फसलें हमारी प्रयोग नहीं कर पाती हैं, तो इसको हम अच्छे से प्रयोग करें। इस अच्छे से प्रयोग करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई तंत्रों का उपयोग किया जाता है। और ये हमारी जल संरक्षण के साथ साथ मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि जब आप अपनी फसल को उसकी आवश्यकता के अनुसार आप जल देंगे, उस जल के साथ आप उनकी आवश्यकता के अनुसार खादें भी देंगे, तो आपकी जो पैदावार है वो भी बढ़ेगी। और दूसरा है जब आप पानी कम देंगे, खुली जगह नहीं जाएगा, सिर्फ पौधे की जड़ के पास जाएगा जैसा कि ड्रिप सिंचाई में संभव है, तो आपकी खरपतवार की समस्या भी कम होगी। तो आपको ये सारे लाभ इससे मिल जाएंगे। बिजली की भी खपत कम होगी, पंप सेट और डीजल से चलाते हैं तो आपकी डीजल की खपत कम होगी। तो आपको इसके जल संरक्षण के साथ साथ भी आपकी बहुत सारी इससे बचत होती है और चीजों की भी, और इसके पैदावार भी बढ़ती है। और आप देख लीजिए हमारे पास जिन किसानों ने इसको सोच समझ के अपनाया है वो इसका बहुत फायदा ले रहे हैं। तो ये जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई के तरीके हैं, अब आपने देख लिया कि इसके किसानों को क्या जरूरत पड़ेगी। इसमें किसानों को पाइप की जरूरत पड़ेगी, इनमें किसानों को एक मोटर पंप सेट की जरूरत पड़ेगी, उनको अपना नलकूप, ट्यूबवेल या नहर का पानी जो आता है उसको इकट्ठा करने के लिए कुछ होना चाहिए और फिर उसको उनको देना चाहिए। तो ये हमें पता है इसमें खर्चा आता है, किसानों को लागत लगती है। तो अलग अलग पद्धतियां होंगी इसमें डॉक्टर साहब, तो हाँ, वो भी हम जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए। हाँ, तो ये जो सारी पद्धतियां जैसे मैंने बताई, एक बड़ा हो गया आपका रेन गन, एक हो गया आपका फव्वारा सिंचाई, फिर एक होता है सूक्ष्म फव्वारा जिसको माइक्रो स्प्रिंकलर कहते हैं, एक हो गया ड्रिप सिंचाई जिसको टपका या बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। तो ऐसे 4 मुख्य विधियां हैं जो सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आती हैं। अब है कि किसान भाई अगर अपनाना चाहें तो ये रहता है कि भाई हम जैसे जिस तरीके से कर रहे हैं और आप हमें एक नए तरीके पे ले जाना चाहते हैं, तो जो हमें लागत आएगी, खर्चा आएगा, हम ये कहाँ से उठाएंगे। तो इसीलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हमारे किसान भाइयों को इन तंत्रों को अपनाने के लिए सहायता उपलब्ध होती है। और उनको क्योंकि किसानों के ऊपर बर्डन ना आए, वो अपना आराम से इन चीज़ों को अपना सकें, इसलिए अपने जिले के या तो जिला कृषि अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी के साथ संपर्क करके इनका फायदा उठा सकते हैं। तो मुख्यतः ये आपकी 4 तंत्र हो गए। बड़ा फव्वारा जिसको रेनगन बोलते हैं, फव्वारा, एक जो माइक्रो स्प्रिंकलर, सूक्ष्म फव्वारा और ड्रिप सिंचाई, ये 4 तरह के हो गए। इनमें डॉक्टर साहब अलग अलग फसल के लिए अलग रिकमेंडेशन है कि हाँ, कौन सी पद्धति? बिल्कुल रिकमेंडेशन है आपके। इसीलिए हमने कहा कि जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी से जब आप संपर्क करेंगे तो आप जरूर उनको जानकारी है कि यहाँ उस जिले में कौन सी फसलें लगती हैं, वहाँ का मृदा का प्रकार किस तरह है, वहाँ जो जल उपलब्ध है उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्योंकि इसमें हमें तय करना होता है कि कब फव्वारा चलेगा नहीं चलेगा, बड़ा फव्वारा चलेगा नहीं चलेगा, ड्रिप सिंचाई चलेगी नहीं चलेगी, तो और कैसी आपकी मिट्टी का प्रकार कैसा है, तो कौन सा हमें नोजल लगाना है जिससे हमें फसलों को फायदा मिल सके। जी, यानी कि पूरी जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी जानकारी के अभाव में आप फिर से उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। डॉक्टर साहब अगर खर्चे की बात करें तो क्या ये सब नॉर्मल सिंचाई से ज्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है? देखिए ऐसा है कि ये सिर्फ एक सोचने का नजरिया है। जी। जब आप नॉर्मल सिंचाई से, हमारे किसान भाई आप देखते हैं 65
70% से ज्यादा सिंचाई अपने देश में होती है वो हमारे ट्यूबवेल से होती है। और ट्यूबवेल में जो हमारे पंप सेट होते हैं उनको चलाने के लिए या तो आप बिजली का इस्तेमाल करेंगे या तो आप डीजल का इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो आप आजकल हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपने परंपरागत तरीके से अगर सिंचाई करी तो आपको 4 घंटा आपको डीजल पंप सेट चलाना पड़ेगा, तो आपकी बिजली भी खर्च होगी, डीजल भी खर्च होगा। लेकिन अगर आपने इससे चलाया, सूक्ष्म सिंचाई अपनाया, तो आपका ये काम 1.5 घंटे में हो जाएगा। तो आपका 1-2 से 2.5 घंटे की तो आपकी तो बचत होगा, बिजली बची, आपका डीजल बचा, आपका श्रम बचा सबसे और दूसरा है किसान भाइयों के जानते होंगे कि जब आप पानी ज्यादा देते हैं, 4 घंटा चलाएंगे, 6 घंटा चलाएंगे और ज्यादा देंगे, तो उस पानी के साथ साथ जो आप खाद देते हैं तो जो पोषक तत्व हमारी जमीन के हैं वो भी पानी के साथ बह करके चले जाते हैं, या तो जड़ से नीचे चले जाते हैं या तो बह जाते हैं, उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बड़ी बचत है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर परंपरागत सिंचाई का तरीका अपनाएं और सूक्ष्म सिंचाई पे जाएं तो आपकी खाद की बचत 40% कम से कम होती है, बिना आपकी पैदावार कम हुए। जी, बिजली की बचत, डीजल की बचत, खाद की बचत, समय की बचत और दूसरा है जो आपकी पैदावार बढ़ेगी वो अलग से। क्योंकि देखिए आप आजकल हमारे जो बाजार में है सब लोग गुणवत्ता पसंद करते हैं। अगर आपका जो फसल है वो गुणवत्तापूर्ण होगी तो आपको मार्केट भी मिलेगा। और आपने देखा कि हम अपना एक्सपोर्ट भी, मतलब बाहर के देशों में भी हमारे बड़ी खाद्यान्न की चीजें जा रही हैं। तो किसान भाई अगर उच्च गुणवत्ता का पैदा कर पाएंगे इन तकनीकों से तो एक्सपोर्ट में भी उनको फायदा मिले। तो ज्योत्सना जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का विषय है सूक्ष्म सिंचाई द्वारा गर्मियों में पानी की बचत कैसे करें। हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम पटेल जी, जो वरिष्ठ सलाहकार हैं नीति आयोग भारत सरकार नई दिल्ली में। तो जो भी सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित उनका प्रश्न है वो सीधे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, हम अब ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं। आपने 4 तरीके बताए ये सूक्ष्म सिंचाई के, और चारों ही भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सा तरिका किस फसल के लिए ज्यादा लाभदायक होता है? अच्छा, ठीक है, हम बताते हैं। जहाँ पर हमारी सब्जियां हैं और जहाँ पर हमारी अपनी ये फूल हैं, जहाँ पर हमारे सब्जी हो गई, फूल हो गई, मतलब बागवानी वाली फसलें, उद्यान वाली जितनी फसलें, उद्यान वाली, उनमें हम ड्रिप सिंचाई को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जिसको बूंद बूंद सिंचाई या टपका सिंचाई कहते हैं। पौधे के साथ में हमारी लाइनें जाती हैं और जहां जहां हमारा पौधा होता है वहां एक छोटा सा नोजल होता है जिससे कि 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी निकलता है। और इसको हम सारी बागवानी वाली फसलों में इसको हम लगा सकते हैं। अब ये है कि 2 वाला लगाना है, 4 लगाना है, 6 वाला लगाना है, ये आपकी जो मृदा का प्रकार है और जो आपकी फसल की कितनी जल की आवश्यकता है उस पर आपका ये चुनाव किया जाता है, उसके आधार पर। अब अगर हम आते हैं कि जितनी हमारे ये है, जैसे आपका गेहूं है, आपकी सरसों है, यहाँ पर हम स्प्रिंकलर का बड़ा प्रयोग करते हैं। राजस्थान के हमारे किसान हैं, बहुत बहुतायत में हमारा प्रयोग करते हैं इसका, स्प्रिंकलर सिंचाई का, गेहूं की फसल में, आपकी सरसों की फसलों में। तो ये तो हो गया, मतलब इस तरह की फसलें हैं उन सब में आप स्प्रिंकलर को ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है, स्प्रिंकलर को हम बागवानी या सब्जियों में इसलिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि जब हमारा फूल होता है तो स्प्रिंकलर की जो ड्रॉपलेट और नोजल से जो बूंद का प्रकार है वो बड़ा होता है, तो उसमें नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो फूल की स्थिति में हाँ, इसके लिए हाँ। और अब आपका आता है जो तीसरा प्रकार है, जो बड़े वाले इसको रेन गन बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, आप देखते हैं पलेवा करने के लिए। तो जब पलेवा आप करते हैं, प्री सोइंग इरिगेशन जिसको कहते हैं किसान हमारे, मुख्य फसल की बुआई के पहले, तो पलेवा के समय में हमारे जो रेन गन बड़ी वाली है उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो आपकी गन्ना है, क्योंकि गन्ना ऊंची हो जाती है तो गन्ना में किसी तरह से सिंचाई करने का स्प्रिंकलर में मुश्किल होती है, तो गन्ना में हम ड्रिप भी लगाते हैं और गन्ना में हम रेन गन का भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि ज्यादा पानी के लिए, हाँ, ज्यादा पानी के लिए मजबूत फसल होती है और बड़ी बूंद होगी तो उसका नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे सब्जियों, मतलब फसलों के आधार पर, हमारी मिट्टी के मृदा के आधार पर, उनकी जल की आवश्यकता के अनुसार हम इनका चुनाव करके इनका प्रयोग करते हैं सिंचाई के तरीकों का।
तो इनमें जब हम पानी तो देते ही हैं, इसके साथ साथ अगर वो दवाई या फर्टिलाइजर देना चाहें तो वो भी उसके साथ दिया जा सकता है। यही इसका जो मुख्य लाभ है वो यही है कि अगर अभी हमारी परंपरागत सिंचाई के साथ साथ जो खाद देने का तरीका अपने गांव में किसान भाई लगाते हैं, वो क्या अपनाते हैं, खेत में जाते हैं, उसको छिड़कते हैं। तो हमारी खाद वहां भी जाती है जहां हमारे पौधे होते हैं, और वहां भी जाती है जहां हमारे पौधे नहीं भी होते हैं। और दूसरा है, जितने बार भी किसान खेत में जाते हैं उतने बार एक तो उनको भी, किसान भाइयों को मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, उनके आने जाने से फसलों को भी नुकसान होता है। तो ये जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई के तरीके हैं, इसमें बिल्कुल संभव होता है। और बल्कि अगर आपने सूक्ष्म सिंचाई के साथ ये फर्टिगेशन इसको बोलते हैं, ये फसलों में खाद देने का तरीका नहीं अपनाया तो आपका इसका फायदा पूरा नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो जल में घुलनशील उर्वरक हैं, जो जल में पूरे घुल सकते हैं, जैसे आपकी यूरिया बहुत अच्छी घुल जाती है, ऐसे उर्वरक को आप जल में घोल करके सूक्ष्म सिंचाई के साथ घोल करके इसको दे सकते हैं आराम से। और जैसे कि किसान भाई जब ड्रिप की लाइनें डली हुई हैं, उसके बाद फसल कट जाएगी तो जुताई करने की जरूरत होती है, तो इनको शिफ्ट भी किया जा सकता है। देखिए, अभी क्या है कि हम बूंद बूंद सिंचाई में तो मुश्किल होता है, लाइनें तो उठा के मेड़ में रख देते हैं, आपकी जुताई हो जाएगी, फिर नई फसल पड़ जाएगी, मतलब दोबारा बिछा देते हैं जैसे मेरी फसल बोई जाती है। लेकिन जो हमारी फव्वारा सिंचाई है और दूसरा जो रेन गन है, उसको आप दूसरे खेत में भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक खेत से दूसरे खेत में किसान उठा के ले जाते हैं, तो ये संभव है। डॉक्टर साहिबा, क्या आप एक पूरा मतलब उसको रेनगन को अपने खेत में एडजस्ट करने के लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ता होगा? तो क्या जैसे हमारे किसान भाई कब घबराते हैं, जब ऑलरेडी उनके खेत में ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है सालों से, ठीक है, तो वो समझते हैं कि सारा सेटअप दोबारा लगाना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत होगी, परेशानी होगी, खर्चा होगा। तो इस बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, किसान भाइयों को सीखना तो पड़ता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। जब आपके पास ट्यूबवेल है, आपके पास आउटलेट बना हुआ है, तो आपको उसको हेडवर्क्स लगाना पड़ता है, जो कि आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उपलब्ध है। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इसके बाद आपको फिल्टर, जिससे कि अगर पानी में आपकी कोई पत्तियां हैं, मिट्टी है, उसको हटाने के लिए, जिससे आपका नोजल चोक ना हो। नोजल जहां से पानी गिरता है उस पर जमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो ये, और इसके साथ साथ हमें खाद देने का भी एक मैकेनिज्म होता है, उसमें 3 तरह के आते हैं यंत्र। एक वेंचुरी होती है, एक फर्टिलाइजर टैंक होता है, एक फर्टिलाइजर पंप होता है। तो हम वेंचुरी को बढ़ावा देते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसानों को सहायता दे रहे हैं कि आप खाद देने के लिए वेंचुरी के माध्यम से आप पाइपों में खाद दे सकते हैं, जो आपकी फसल तक पहुंच जाएगा। तो उनको अगर एक बार वो सीख लेंगे तो मुश्किल कुछ नहीं है, और बहुत सारे किसान हमारे अपना भी रहे हैं इसको सीख करके। और एक दूसरी बात मैं भी बताना चाहूंगी कि किसान भाइयों, आप लोग इस सूक्ष्म सिंचाई के तंत्र, फर्टिगेशन लगाना, मेंटेनेंस करना, ऑपरेशन करना, ये सब की आपको तकनीक प्रयोग करने का प्रशिक्षण आपको जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, ICR के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, या हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। और जब आप इस सिंचाई को अपनाएंगे और आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका ऑलरेडी नाम लिख जाएगा और आपको ट्रेनिंग में इनको बुलाया जाएगा, जिससे कि आप को अच्छे से अपना सके। तो डॉक्टर साहब, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, तरीके बहुत अच्छे हैं सिंचाई के, किसान भाई को लगता है कि बहुत फायदे की चीज है, लेकिन बहुत बड़ी एक समस्या उनके सामने आती है कि हमें ये पता लगे कि इसमें खर्चा कितना आ जाएगा। तो एवरेज खर्च एकड़ के हिसाब से कुछ बता पाएंगे? देखिए, जो हमारी सहायता उपलब्ध है किसान भाइयों को, वो उनकी फसल, कौन सी फसल है और कितने उनकी दोनों की दूरी कितनी है, क्योंकि पाइप की उतनी ज़रूरत पड़ती है लगभग। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर सब्जी वाली आप फसल लेते हैं तो आपका लगभग आपका 40,000 42,000 रुपये एकड़ आता है, जिसमें से कि किसानों को सहायता सरकार की तरफ से मिलती है। तो आप अगर 1 हेक्टेयर के लिए जाएंगे तो आपका लगभग 1 लाख के लगभग आपका इसमें खर्चा आता है, जो आपका
आपका ड्रिप सिंचाई है। लेकिन अगर आप फव्वारा और रेनगन पे जाएंगे तो आपका खर्चा बहुत ही कम होता है उसमें। जी जी। क्यों? लेकिन आपको मैं बताऊं, इसके अगर फायदे का हिसाब लगाएंगे तो आपको लगेगा कि 2 साल 3 साल के अंदर ही कि जो आपका लागत लगी, जो किसानों की तरफ से गया, उतनी बचत हो उतनी जाएगी। बचत आपको उनका, क्योंकि पैदावार भी बहुत बढ़ जाती है। पैदावार बहुत बढ़ जाती है। यानी कि वही है कि सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। और सरकार द्वारा भी आपने बताया कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं। सही गाइडेंस अगर किसान भाइयों को मिल जाए तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकती है। तो एक ब्रेक का समय भी हो गया है। जी बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं कार्यक्रम में और बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम की अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी या हल्की धूल भरी आंधी आ सकती है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश संभव है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो निरंकार, ये तो अभी भी दिल्ली में हीट वेव की बात कर रहे हैं, जबकि कल शाम का अगर हम मौसम कहें, थोड़ा थोड़ा बदलाव आया जी है। एकदम से, मतलब कल हल्की धूप थी और ऐसा लग रहा था जैसे रात को आंधी वांधी आ सकती है, लेकिन हवा तो चली, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ कि गर्मी में राहत नहीं मिल पाई। हाँ, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आगे थोड़ा सा और फर्क हो जाए। बिल्कुल। और अब जो कुछ भाव भी प्राप्त हुए हैं वो भी बता दें मंडियों के। बीन्स 80 रुपए प्रति किलो और ब्रिंजल यानी बैंगन 40 रुपए और गाजर 50 रुपए और खीरा 30 रुपए प्रति किलो और जो अदरक है वो 240 रुपए प्रति किलो। ये इस हिसाब से रेट रहे हैं। और फलों की बात करें तो सेब का भाव 140 रुपए किलो और बनाना यानी केला 60 रुपए और आपका जो अमरूद है वो 50 रुपए प्रति किलो। ये मुख्य भाव रहे। और अब तो देखिए, आप मौसम की बात कर रहे हैं तो मौसम इतना बदल गया है कि बैसाखी का त्योहार आज है जी। और वो इसलिए कि फसल पक के तैयार हो जाती है, इतना तापक्रम बढ़ जाता है और हमारी गेहूं की फसल मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें तैयार हो जाती हैं। और पंजाब राज्य हमारा जो है उसमें तो आज भांगड़ा के साथ में जी जी बैसाखी मनाई जाती है और फसल कटने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो मतलब साउथ इंडिया में भी आज नववर्ष की शुरुआत होती है और फसल कटने से उसका सीधा सीधा संपर्क होता है कि फसल घर में आई है तो समझिए नया साल आया है, खुशियां आई हैं, इस तरह से मनाया जाता है। नए साल के रूप में खास तौर पर जो हमारा पंजाब का भाग है वहाँ इसको मनाया जाता है। और एक और महत्व है इस दिन का कि 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे सिखों के, उन्होंने इसकी खालसा पंथ की स्थापना की थी कल यानी 13 अप्रैल के दिन। हाँ, तो और स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और आज बहुत हंसी खुशी के साथ ये देश विदेश में त्योहार मनाया जाता है। वाकई हम जब आकाशवाणी पहुंचे तो हम भी सड़कों पे इस बात का पूरी तरह से पता चल रहा था कि आज कोई दिन है, गुरुद्वारों दिन है, बिल्कुल खास दिन है। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है और महावीर जयंती भी है जी। बस इतना सारे संयोग, मतलब 3 जो कहें हम हमारे पर्व हैं आज हिंदू धर्म के, सभी धर्मों के। और बाबा अम्बेडकर की बात अगर हम करें तो उन्होंने तो वाकई देश के लिए जो महत्वपूर्ण बदलाव हमारे देश में उनकी कोशिशें लाई, उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपना जो स्वतंत्र होने के बाद में किस तरह से हमारे देश की प्रक्रिया चलेगी, किस तरह के कानून होंगे, उसमें उन्होंने आगे देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। और कृषि की हम बात कर रहे हैं तो ज्योत्सना कल यानी 13 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में देश के कृषि विश्वविद्यालयों एवं कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में आधुनिक शिक्षा किसान बनाने वाली होनी चाहिए, यानी कि कृषि की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और जिसका पाठ्यक्रम में वर्तमान स्थितियों के अनुसार समावेश भी किया जाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने कहा कि हमारा देश कृषि के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र हमारा बहुत व्यापक है और अधिकांश खाद्यान्न उपजों में हमारा देश दुनिया में
पहला या दूसरा नंबर है और इसके बावजूद भी हमें समग्र कृषि क्रांति लाने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि देश की जीडीपी में कृषि का बहुत अधिक योगदान है और जो विकासशील देश हैं उनमें जो कृषि में हम प्रतिस्पर्धा करते हैं तो या तो हम उनके लगभग बराबर हैं या कुछ जगह हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन हमें कृषि क्षेत्र और देश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी की दया का पात्र हो और बल्कि हम विकसित देशों से मजबूती से मुकाबला करने की स्थिति में खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि हम कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें और देश को आगे बढ़ाने में और देश की जो जीडीपी है उसको बढ़ाने में मदद कर सके। जी, तो ये कृषि प्रधान देश है। हाँ। बिल्कुल, कृषि प्रधान देश है भारत और जब तक यहाँ कृषि को बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक जाहिर है कि हमारा आगे बढ़ना लगभग असंभव हो जाएगा। और इतना मतलब अगर हम माने तो ईश्वर ने हमें इतना जो हमारी जिस तरह की जलवायु है, जिस तरह की हमारी मिट्टी है, हर तरह की फसल हर तरह के मौसम में बहुत उपजाऊ मिट्टी हमें मिली है और प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जोर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो हमारी सोच है युवाओं की, उसमें तब्दीली लाना। क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं बच्चों की जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में और वो कर रहे हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, लेकिन किसान बनने की तरफ उनका जो रुझान है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है जो हमारी कृषि है, कृषि से इतना कच्चा माल हमें दूसरे उद्योगों के लिए काम के लिए मिलता है कि आप स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं और गांव में जो रहने वाले हमारे किसान हैं या उनके बच्चे हैं उन्हें शहर की ओर दौड़ की होड़ छोड़ करके, ये जो हमारे कृषि मंत्री ने बात कही है आज सम्मेलन में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा पे उस तरह के परिवर्तनों का होना, परिवर्तनों को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों का रुझान कृषि की तरफ ज्यादा से ज्यादा हो सके और उस तरह की क्वालिफिकेशन, उस तरह की एजुकेशन हमारे शिक्षार्थियों को, हमारे विद्यार्थियों को दी जाए जो उनका रुझान कृषि की तरफ ले जाए और उसमें उन्हें पारंगत बनाए। और एक और बात देखिए कि जब हमारे गांव के युवा शहर की तरफ दौड़ते हैं तो वहां पर कितने खर्चे होते हैं, जबकि वो कृषि के उत्पादों से ऐसे काम कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी जानकारी अगर वो मुहैया उन्हें हो सके और वो जुटाने का प्रयास करें तो जिनके पास जमीनें हैं वो तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए इन्हीं कामनाओं के साथ कि हमारे युवाओं की ये सोच बदलेगी, केवल किसान परिवारों में नहीं बल्कि अन्य परिवारों में भी वो बच्चे आएंगे आगे जो कृषि में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, योगदान देंगे हमारे देश में। इसी के साथ मुझे ज्योत्सना और मेरे सहयोगी निरंकार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।